हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विजय श्रीवास्तव। तो जैसा कि हमने यही एडवांस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम। तो 11th का पोर्शन का डिस्कशन हो चुका है। 12th का पोर्शन का डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इसका जो भी पोर्शन जेई एडवांस में आया था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि पहले भी बताया था हमने कि डिफरेंशियल कैलकुलस का पोर्शन ज़्यादा आया था, इंटीग्रल कैलकुलस का बहुत कम आया था। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस प्रोबेबिलिटी एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पोर्शन का। मैट्रिसेस प्रोबेबिलिटी से हमेशा से क्वेश्चन आता रहा है, इस बार भी अच्छा पोर्शन आया है इसका। तो हम लोग मैट्रिसेस प्रोबेबिलिटी एंड एसओटी का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको कि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। इससे कि आप नए नए वीडियो जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे या जो भी स्ट्रेटजी आएगी उसको पढ़ करके आप उसको यूज कर सकते हैं या वीडियो देख करके। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं मैट्रिसेस का क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग मैट्रिसेस का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड है और हमेशा से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता रहा है मैट्रिसेस में। और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन इस बार नहीं आया है। मैट्रिसेस में ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट तो नहीं करना है ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत यूज हो ही जाता है मैट्रिसेस में, तो वही चीज़ है बस। तो मैट्रिसेस में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बार भी आया है। तो आगे के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, मैट्रिसेस आपको छोड़ के नहीं जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जनरली मैट्रिसेस इग्नोर कर देते हैं डिटर्मिनेंट के साथ, लेकिन मैट्रिसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर जेई एडवांस। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एम बी ए 3/3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, मतलब रियल नंबर्स उसमें सारे वैल्यूज एलिमेंट्स उसके। आई डिनोट 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। M inverse equal to adjoint of adjoint M, then which of the following statements is are always true। तो यहाँ देखिए इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी इसमें सबको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी पता होगा तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हम लोग एवरेज या इजी में रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपको प्रॉपर्टी कितना याद है, इस तरह क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हुए हैं। तो देखिए M इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट M गिवन है। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट M का वैल्यू, ये प्रॉपर्टी है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट M इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी होता है। आपको लगे कि ये कैसे आता है, तो इसका प्रूफ भी हम लोग कोई एक वीडियो हम बना देंगे जिसमें कि मैट्रिसेस के सारे प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। तो आगे आने वाले वीडियो में जैसे ही इसका सोल्यूशन कंप्लीट होगा, हमने पहले भी बताया था आपको बाइनोमियल में सीरीज का कॉन्सेप्ट आया था 11th वाले पोर्शन में, उसका एक वीडियो हमने बोला था, तो उसको अपलोड करेंगे जैसे ही एडवांस का ये सोल्यूशन कंप्लीट होता है। और एक हम इसका मैट्रिसेस का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन और प्रॉपर्टीज पे एक वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। तो आगे आप देखिएगा आने वाले टाइम में, तो आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट M इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू M। ओके, तो अब यहाँ से देखिएगा, तो हमने क्या किया, दोनों साइड M से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी, तो ये इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों साइड ये ऐसे आ गया M इनवर्स M से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, प्री मल्टीप्लीकेशन, तो हमने यहाँ पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किया। M इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, डिटर्मिनेंट M नॉट इक्वल टू 0 इन्वर्टिबल है, दिया हुआ है, हम लोग M से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे M स्क्वायर हो गया, M इनवर्स इंटू M, ये पता है आपको, आई होता है इनवर्स मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट M इंटू M स्क्वायर, ये फर्स्ट आ गया। अब हमने क्या किया, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। तो डिटर्मिनेंट I का वैल्यू होता है 1। अब यहाँ से देखिएगा डिटर्मिनेंट M इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये डिटर्मिनेंट M क्यूब कैसे आ गया, ये भी प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू A, इफ A का ऑर्डर अगर n है, ये हो जाता है K पावर n इंटू डिटर्मिनेंट। वही चीज यहाँ पे, डिटर्मिनेंट M को आप K मान लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट M इक्वल टू K आपने मान लिया, तो देखिए क्या होगा, इसका वैल्यू, ये एक तरह से क्या चीज़ है, डिटर्मिनेंट ऑफ के एम स्क्वायर। ओके, अब ये कितने बाई कितने का है, एन, यहाँ 3 ऑर्डर, एन ऑर्डर का है, यहाँ पे कितना गिवन है, 3 ऑर्डर का। तो क्या हो जाएगा भाई, ये बताइए,
के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो के कितना है, डिटर्मिनेंट एम, तो डिटर्मिनेंट एम का क्यूब और डिटर्मिनेंट एम स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट एम स्क्वायर ये भी प्रॉपर्टी होता है, सब प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट एम पावर एन इक्वल टू डिटर्मिनेंट एम का पावर एन, ये भी प्रॉपर्टी होता है। तो ये डिटर्मिनेंट एम स्क्वायर क्या हो गया, डिटर्मिनेंट एम का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट एम का क्यूब, डिटर्मिनेंट एम का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट एम का पावर 5, डिटर्मिनेंट एम इक्वल टू 1, एक ही ऑप्शन। अब डिटर्मिनेंट एम का वैल्यू जैसे ही 1 आया, देखना ये 1 आ गया, यहाँ पे आप पुट कर दो 1, आई इक्वल टू क्या आ गया, एन स्क्वायर, ये भी एक ऑप्शन हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। एडजॉइंट एम का स्क्वायर इक्वल टू एडजॉइंट एम स्क्वायर, ये भी प्रॉपर्टी होता है। एडजॉइंट ऑफ एम पावर एन इक्वल टू एडजॉइंट एम पूरे का पावर एन। एडजॉइंट एम स्क्वायर कितना आया हुआ है, आई, एडजॉइंट आई इक्वल टू आई, एडजॉइंट आई इक्वल टू आई होता है। दिस आर ऑल प्रॉपर्टीज। तो प्योरली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं ज़्यादा। अगर यहाँ से किसी ने स्टार्ट कर दिया इस क्वेश्चन, यहाँ से देखना, अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एम इक्वल टू ये चीज़ पता है आपको, तो सीधे दिख रहा है यहाँ से कि हमको एम इनवर्स है, एम इनवर्स हटाने के लिए क्या करना होगा, एम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्री, ये आपको पता भी है, क्वेश्चन में गिवन है आपको। इफ ए इज ए 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज 3 एंड ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज -18। बस इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नाम का चीज़ है ही नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट जहाँ पर भी नहीं रहता है वहाँ पे कैलकुलेशन होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। जहाँ पर भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा वहाँ कैलकुलेशन होगा, और जहाँ कैलकुलेशन नहीं होगा वहाँ कॉन्सेप्ट होगा। ये एडवांस का रूल ही है कि जहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है वहाँ आपसे कैलकुलेशन कराएगा। अब देखना ए क्यूब का ट्रेस, तो ए का ट्रेस, ए का डिटर्मिनेंट आ गया ये ए डी माइनस बी सी एट ए इक्वल टू, तो ये तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखना यहाँ पे क्या गिवन है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, रो बाई कॉलम। तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, सी ए प्लस डी सी, सी बी प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया। अब ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए, अब यहाँ पे वही बोला ना आपको कि कैलकुलेशन है बस। अब ए क्यूब देखना क्या आ गया, रो बाई कॉलम, ए स्क्वायर प्लस बी सी इंटू ए, तो ए क्यूब प्लस ए बी सी। अब फिर दिस इंटू दिस, ए बी सी बी डी सी, तो ए बी सी यहाँ से आया था, ए बी सी यहाँ से आया था, कर दिया। तो ये हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग कर लोगे इजीली। इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू कितना है, 3, तो ए कितना है, देखो ट्रेस ऑफ ए कितना है, ए प्लस डी, सॉरी ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये किसका वैल्यू हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा ए डी माइनस, तो यहाँ से आप देखोगे ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस डी इक्वल टू 3, और ट्रेस ऑफ ए क्यूब, ये ए क्यूब है, इसको ऐड कर दो, दिस प्लस दिस, तो ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3abc प्लस 2 प्लस 1 3bdc, ये गिवन है। अब यहाँ से देखो ए प्लस डी पता है, तो अब इसी बात है, हम लोग ए प्लस डी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ए प्लस डी का क्यूब, ए क्यूब प्लस डी क्यूब को हमने लिख लिया, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस डी का क्यूब माइनस 3ad ए प्लस डी, प्लस इन दोनों में देखना 3bc कॉमन है, ए प्लस डी का वैल्यू सब जगह पुट कर दो, तो यहाँ से किसका वैल्यू आ गया, ए डी माइनस बी सी। और जैसा कि ऊपर आप देख चुके हो ये किसका वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ए का, देखो ए डी माइनस बी। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन में सिंपली कैलकुलेशन है। हाँ, लेकिन जेई एडवांस का जो प्रेशर होता है वहाँ पे आपको टाइम लिमिट में इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन करना, ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल काम तो होता ही है। तो जेई एडवांस है भी भाई, आपको पता ही है कि जेई तब इंडिया लेवल क्या वर्ल्ड लेवल का प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो मैट्रिसेस से दोनों क्वेश्चन हम लोग इजी में ही मान सकते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस का उस तरह से प्रॉपर्टी का यूज करना वो भी बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है एडवांस में, और अभी ये जो क्वेश्चन आया, तो दोनों क्वेश्चन को हम इजी क्वेश्चन में ही रखते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन दोनों। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखिए, 2 fair dice each with faces numbered 1 to 6 are rolled together and sum of the numbers on the faces is observed। 2 डाइस को हमने रोल किया और उस पर जो नंबर्स का सम आया उसको हमने ऑब्जर्व किया, मतलब नोट कर लिया। ठीक, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज आइदर ए प्राइम नंबर और ए परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहा है कि ये प्रोसेस हम लोग रिपीट करते रहेंगे, कब तक? जब तक कि सम या तो प्राइम नंबर आ जाए या परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ये यहाँ तक हमको दे दिया गया एक्सपेरिमेंट भी हम लोग ऐसे रिपीट करते रहेंगे, फेंकते रहेंगे दोनों एक साथ। अब बोल रहा है कि सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखना दे दिया गया कि सम क्या आ गया? परफेक्ट स्क्वायर आ गया। बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने के पहले मान लिया कि प्राइम नंबर आने के पहले परफेक्ट स्क्वायर आ गया। If P is the probability that this perfect square is an odd number, then value of 14p। तो बोल रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो परफेक्ट स्क्वायर आया होगा ये ऑड नंबर रहा होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम लोग स्क्वायर का, स्क्वायर ऑड आएगा, प्राइम नंबर का, ये सब का प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं। तो देखो स्क्वायर सम क्या क्या आ सकता है? 4 आ सकता है, तो 4 1 3 3 1 2 2। और स्क्वायर क्या आ सकता है? 9 आ सकता है, 5 4 4 5 6 3 3 6। स्क्वायर और क्या होता है? 1 होता है, लेकिन 1 तो सम आ नहीं सकता। 2 डाइस पे मिनिमम नंबर्स क्या आएंगे? 1, तो मिनिमम सम कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब सम 1 नहीं आ सकता। और अगला स्क्वायर क्या होगा? 16। 16 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर क्या होंगे इस पे? 6। तो 6 + 6 मैक्सिमम 12 आ सकता है सम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्क्वायर 7/36 टोटल आपको पता होगा, लिखने की जरूरत नहीं है ना। सैंपल स्पेस कितने होते हैं? ns 6 × 6 36। तो अगर हमने डाइस थ्रो किया तो अब स्क्वायर इज ऑड, तो स्क्वायर ऑड ये वाला है, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया। तो इवन स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी 3/36, ऑड स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी देखो ये 4 है। ये टोटल कितने केसेस हैं? ये वाले 4 हैं, तो 4/36। तो स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी 7/36। स्क्वायर ऑड नंबर होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/30। अब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सम, प्राइम नंबर क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, तो 2 के लिए ऑप्शन 1 1। 3 आ सकता है, 1 2 2 1, ये सब इजीली आप कर लोगे। और प्राइम नंबर क्या होता है? 5। 5 के लिए 1 4 4 1 2 3 3 2 7। 7 के लिए ये हो गया 11। तो ये इतने ऑप्शंस हैं। देखो कितने हो गए? 3 4 7 और 6, 13 और 2 15 आई थिंक। तो 15 हो गए इसके। अब देखना प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर और प्राइम, स्क्वायर आ जाए या प्राइम नंबर आ जाए। तो ये तो 15 हो गया, और स्क्वायर के लिए कितने केसेस थे हमारे पास? टोटल 7। तो 15 और 7 कितने हो गए? 22। इन 22 केसेस में स्क्वायर या प्राइम नंबर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर और प्राइम नंबर। अब एक चीज आप देखो, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 15 7 22/36। आपको लगेगा भाई और है, तो ये तो यूनियन वाला फॉर्मूला लगेगा कि स्क्वायर, जैसे ये ऐसे लगाएंगे हम, स्क्वायर यूनियन प्राइम नंबर। तो ये तो ऐसे होता है सर, ये ऐसे आपने कैसे कर दिया? स्क्वायर प्राइम नंबर माइनस स्क्वायर प्राइम नंबर। तो इसका सम कर दिया आपने 7/36 15/30, माइनस ये कहाँ गया? इसका वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर और प्राइम नंबर दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकता। कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो प्राइम नंबर तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पे नाइदर स्क्वायर नॉर प्राइम नंबर, ना तो स्क्वायर आए ना तो प्राइम नंबर आए। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 - 22/36 14/36। अब जो चीज पूछा जा रहा है, हमको क्या पूछा जा रहा है? परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड गिवन दैट परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम। तो सबसे पहले चलो हम लोग निकालते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम, ये सैंपल स्पेस हो गया है, नीचे आ जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड, ये ऊपर आ गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम, देखना प्राइम नंबर आने के पहले परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग? परफेक्ट स्क्वायर ही आ जाए। पहली बार हमने थ्रो किया और सम परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 7/36। और प्लस क्या किया? पहली बार थ्रो किया तो न तो परफेक्ट, अब देखना परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम नंबर। परफेक्ट स्क्वायर आ गया 7/36 प्लस, अब परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम आना चाहिए। तो पहली बार में अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया
तो प्राइम नंबर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइम आ गया तब तो परफेक्ट स्क्वायर उसके बाद आएगा। तो पहली बार में इसका मतलब या तो पहली बार में परफेक्ट स्क्वायर आ गया, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया और तो पहली बार में क्या आना चाहिए, ना तो परफेक्ट स्क्वायर ना तो प्राइम नंबर। तो 14/36 नाइदर स्क्वायर नॉर प्राइम नंबर। तो 14/36 ना तो परफेक्ट स्क्वायर ना तो प्राइम नंबर इनटू दूसरी बार में परफेक्ट स्क्वायर आ गया। और पहली बार में परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम नंबर दोनों में से कोई नहीं आया, दूसरी बार परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम नंबर में से कोई भी नहीं आया। 14/36 इंटू 7/36 ऐसे इनफाइनाइट सीरीज चलता रहेगा जब तक नहीं आएगा तब तक, क्योंकि दिया हुआ है कि आएगा ही आएगा, तो कभी न कभी आएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब क्या दे रहा है, परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड। ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम तो आना ही है, लेकिन क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर जो आ रहा है वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड, तो परफेक्ट स्क्वायर ऑड के लिए प्रोबेबिलिटी देखो ऊपर निकाला था हमने 4/36 प्लस न तो परफेक्ट स्क्वायर आया न तो प्राइम नंबर आया पहली बार में, दूसरी बार में परफेक्ट स्क्वायर ऑड आ जाए। पहली बार में परफेक्ट स्क्वायर न तो परफेक्ट स्क्वायर न तो प्राइम नंबर, फिर न तो परफेक्ट स्क्वायर न तो प्राइम नंबर, फिर ऑड आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, ये सिंपली जीपी बन रहा है। कैलकुलेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। ये आ गया, इसको आप थोड़ा सा डिफिकल्ट में मान सकते हो, क्वेश्चन को थोड़ा सा। ये क्वेश्चन देखिए, इसको तो हम लोग इजी में ही मानेंगे, प्रोबेबिलिटी का यही होता है। देखो जेईई एडवांस में पहले भी आपको बता चुके हैं कि टाइम मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपको क्वेश्चन छांट लेना है, तो क्वेश्चन छांट करके फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप, C1 and C2 be two best coins such that probability of getting head in a single toss are 2/3 and 1/3 respectively। मतलब C1 में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है और C2 में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। सपोज अल्फा इज नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर्स व्हेन C1 इज टॉस ट्वाइस। C1 को 2 बार टॉस किया गया, तो नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर्स व्हेन C1 इज टॉस ट्वाइस, ये बोल रहा है कि अल्फा, and beta is the number of heads that appears when C2 is tossed twice independently, probability that roots of quadratic equation are real and equal। तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, तो ठीक है, चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कि C1 को अगर 2 बार टॉस करते हैं तो अल्फा इज नंबर ऑफ हेड्स, तो अल्फा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2। तो तीनों केस में देख लेते हैं भाई, 0 हेड आएगा, P अल्फा इक्वल टू 0, क्या होगा 2C0, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस इक्वल टू होता है क्या चीज, NCR P पावर R Q पावर N-। ये भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो ये मान लिया हमने हेड आने को सक्सेस मान लिया, तो अल्फा इक्वल टू 0 मतलब 0 हेड मतलब 0 सक्सेस, तो 2C0 P पावर 0 Q स्क्वायर। तो P हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो यहाँ टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, 1/9। 1 हेड अल्फा इक्वल टू 1, 2C1 P पावर 1 Q पावर 1, बोथ हेड अल्फा इक्वल टू 2, ये आ गया प्रोबेबिलिटी। उसी तरह से C2 के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया। C2 के लिए देखो P और Q का वैल्यू उल्टा दिया हुआ है, P का वैल्यू 1/3 गिवन था, Q 2/3 हो गया। 0 हेड 1 हेड 2 हेड ये निकाल लिया फिर से, ये C2 के लिए हो गया। अब क्या बोल रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा, तो बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4। अब देखना अल्फा का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम, 0 1 2, ये 3 पॉसिबल वैल्यू है। अल्फा इक्वल टू 0 रखा, बीटा इक्वल टू 0, ओके। अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1/4, नॉट पॉसिबल, क्यों, ये नंबर ऑफ हेड्स है ना, तो बीटा का वैल्यू फ्रैक्शन थोड़ी होगा। अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल, मतलब ये दो पॉसिबिलिटी है कि जब अल्फा इक्वल टू 0 तो बीटा इक्वल टू 0, और अल्फा इक्वल टू 2 तो बीटा हो गया। अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0 के लिए देखो प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/9। अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0, 1/9 4/9। उसी तरह से अल्फा इक्वल टू 2 4/9, बीटा इक्वल टू 2 1/9, यही प्रोबेबिलिटी। पी अल्फा इक्वल टू 0 इंटू पी बीटा, अल्फा इक्वल टू 0 आए एंड बीटा इक्वल टू 0 आए, इंटू अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, दोनों की प्रोबेबिलिटी। ये इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन में इसको हम नहीं मान सकते। थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी का कितना क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ परम्यूटेशन का बहुत ज़्यादा इसमें वेटेज रहता है, हर बार ही आता है क्वेश्चन, इस बार थोड़ा और ज़्यादा। प्रोबेबिलिटी दैट ए मिसाइल हिट्स ए टारगेट सक्सेसफुली 0.75,
इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड। इस तरह क्वेश्चन आपने किया होगा पहले। तो प्रोबेबिलिटी बाई चांस, इस बार देखिए प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन के ऐसे क्वेश्चन आए थे जो नॉन टाइप के थे, मतलब जिस टाइप क्वेश्चन आप लोग किए होंगे पहले, ये 4-5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, जबकि प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन जनरली लोगों को डिफिकल्ट लगता है और छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। देखो ये सब किए, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आप लोग कर चुके हो और पहले भी आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, और ये सब फेमस टाइप के क्वेश्चन हैं। इन्होंने भी अगर छोड़ दिया होगा उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन हो एडवांस में। तो चलिए, तो ये बोल रहा है कि सक्सेसफुली हिट करने का प्रोबेबिलिटी 0.75। जनरली सक्सेस को हम लोग स्मॉल पी से लेते हैं, तो p इक्वल टू 0.75, 3/4, q 1/4। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड। बोल रहा है सक्सेसफुल हिट्स कम से कम 3 होने चाहिए, तब हम लोग मानेंगे कि टारगेट डिस्ट्रॉयड हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट हैव टू बी फायर्ड सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट इज नॉट लेस देन 0.95। तो हमको बोल रहा है कि मिनिमम कितनी बार हम लोग फायर करेंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, मिनिमम हमको बोल रहा है कि कम से कम 3 चाहिए, तो p x ग्रेटर इक्वल टू 3, 3 या 3 से ज़्यादा बार ग्रेटर इक्वल टू क्या आना चाहिए 0.95। तो 1 माइनस कर दिया, 0 1 2 वाले को माइनस कर दिया, 0, तो इसको मान लिया n, टोटल n बार हमको हिट करना पड़ेगा, तो NC0 1/4 पावर n, NC1 वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें कैलकुलेशन है, यही थोड़ा सा इसमें मुश्किल था कि जहाँ पर इस तरह का, लेकिन ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड पहले आ चुका है, तो याद होगा वो कर लेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में जो डर गया वो नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो इसमें हम उतना नहीं कैलकुलेशन में जा रहे हैं, ये सब आप सिंप्लीफाई कर लोगे, फाइनली यहाँ पे पहुँच। अब यहाँ से ट्रायल मेथड स्टार्ट होता है कि n इक्वल टू, n का वैल्यू पुट करते जाओ यहाँ पे, 0 1 2 3 ऐसे पुट कर दे गए। तो आप देखोगे 1 2 3 4 4 5 तक के लिए ये ट्रू नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू रख लो, जैसे n इक्वल टू 1 रखा तो 9 माइनस 3 6 प्लस 2 8, यहाँ पे रखा 4 पावर 1/10, 8 इज लेस दैन इक्वल टू 4/10, रॉन्ग हो गया। तो इस तरह, अब यही इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। यहाँ पर भी वही चीज़ है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो आपको कॉन्सेप्ट चूँकि फेमिलियर क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन दे दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक रखोगे, कई बार घबरा जाते हैं लोग, छोड़ देते हैं कि कहीं हमने बीच में गलत तो नहीं कर दिया कि 1 2 3 4 5 तक रख रहे हैं, आ ही नहीं रहा है, कहाँ तक कैलकुलेशन करेंगे। अब करते जा रहे हैं, डर भी लगा रहता है कि भाई रखते जा रहे हैं लेकिन पता नहीं गलत तो नहीं किया है ऊपर। देखो 6 पे जा करके ये सेटिस्फाई करेगा, n इक्वल टू 6 यहाँ रखोगे, ये इससे लेस आएगा। फॉर n इक्वल टू 6, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स दिया है तो इसलिए आगे हमको चेक करना नहीं है, लिस्ट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू। अब ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का एक क्वेश्चन आया था इस बार, और क्वेश्चन इसको ठीक है आप मीडियम या डिफिकल्ट मान सकते हो, क्योंकि एक तो इसमें क्या किया है इसने, ABC जनरली हम लोग लेते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो इसने XYZ ले लिया, तो एक वहाँ पे बार बार लोगों को लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आया इसमें। तो इस तरह क्वेश्चन करना हो अगर आपको, तो आप ये भी कर सकते हो कि XYZ की जगह आप ABC मान लो, और फाइनली जो रिजल्ट आए, और ऑप्शन जो दिया हुआ है वो भी आप साइड में लिख लो ABC के टर्म में। A ऑप्शन लिख लो आप 2B इक्वल टू A प्लस C, है ना, B ऑप्शन B इक्वल टू A प्लस C, ऐसे लिख लो तो आपको ईजी हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आप ABC में कन्वर्ट कर लो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि फेमिलियर हम लोग जनरली यूज टू होते हैं ABC साइड्स का लेंथ। खैर तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे 10x/2 प्लस 10z/2 इक्वल टू दिस, तो 10x/2 10z/2 ये सब का फॉर्मूला होता है, आपने 10a/2 पढ़ा होगा, s माइनस बी अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी बाई एस माइनस ए। अब यहाँ XYZ दिया हुआ है तो XYZ के फॉर्म में लिख लिया हमने, ये फॉर्मूला लिख लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, LCM ले लिया तो ये आ गया s माइनस एक्स माइनस जेड, एस माइनस एक्स, एलसीएम में ये है तो s माइनस जेड से मल्टीप्लाई किया तो रूट के बाहर आ गया, अंडर रूट s माइनस वाई कॉमन आ गया। अच्छा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, साइड्स का सम 2s होता है, पेरीमीटर 2 कैंसिल, ये सिंप्लीफाई किया, यहाँ से देखो आप, तो फिर से 2s कितना है यहाँ पे, 2s इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे z प्लस एक्स को सब्ट्रैक्ट किया 2s में से तो y आ गया,
ये वाई कैंसिल, स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करके मल्टीप्लाई किया, है कैलकुलेशन कुछ है नहीं, ये सिंप्लीफाई किया। यहाँ से देखो एस को इधर ले आए, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, टू एक्स जेड, टू एक्स का वैल्यू लिख दिया एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड कैंसिल, तो एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल वाई 90 डिग्री आ गया तो एक्स प्लस जेड 90 डिग्री, वाई इक्वल टू एक्स माइनस जेड, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, अब 10x/2 पे फिर से वापस आ गए हम लोग, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एस माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे देखो यहाँ पे एस माइनस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई किया अंडर रूट में ही, और नीचे एस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया एस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर में क्या हो गया डेल्टा, डेल्टा ये होता है आपको पता होगा, एस माइनस एक्स एस माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ पे एस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा हो गया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट हट गया, ये आ गया। अब डेल्टा यहाँ पे क्या होगा, ये चूंकि 90 डिग्री आ गया तो हाफ एक्स जेड लिख दिया इसको, और यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 2s कर दिया, यहाँ पे 2 से तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2x/z ये 2 से कैंसिल हुआ, 2x/z डिवाइड बाई, देखो 2s कितना हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 2s माइनस 2x, तो 2s का वैल्यू कितना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे माइनस 2x तो वाई प्लस जेड माइनस फिर से वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू रख दिया यहाँ पे, सब कैंसिल करके ये वैल्यू है। तो ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का एक क्वेश्चन। तो ओवरऑल ऑल आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इजी था, इसके पहले वाले में हमने 11th वाले पोर्शन में परमुटेशन का क्वेश्चन किया, वो भी मोर और लेस हम लोग एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट में मान सकते हैं। इस बार परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही, मैट्रिसेस का भी क्वेश्चन। आप लोगों को ये ध्यान रखना बेटा, जेई एडवांस में क्वेश्चन को सर्च करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन हमको करना है, कौन सा छोड़ना है। आप देखोगे इस बार 17% कट ऑफ आया है, मैं नहीं बोल रहा कि 17% में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, कट ऑफ की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर 19 में 10% इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ था, इस बार 5% है। तो आपको 50% क्वेश्चन सर्च कर लेना है, उन 50% क्वेश्चन को ही वहाँ पे लग के करना है। 50% अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, 100,500 रैंक आपका आ जाएगा। तो आप लोग एडवांस के लिए ये थोड़ा स्ट्रेटजी लगाइएगा कि आपको, और आगे आने वाले वीडियो में हम और स्ट्रेटजी, एक दो वीडियो पहले भी हम आ चुके हैं, यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी है। तो अभी तो अब आप लोगों को अगले साल एग्ज़ाम देना है, मेंस का पहले एग्ज़ाम आएगा, मेंस के लिए भी पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, वो हम एग्ज़ाम के थोड़ा टाइम पहले तो मेहनत के साथ साथ आपको स्ट्रेटजी भी अप्लाई करना है कि कैसे हम सॉल्व करना है। ओके, और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, जिससे कि आपके, और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहेगा, जिससे कि लोगों को जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको मिलते, आपको बेनिफिट। ओके, थैंक यू वेरी मच।